बता रही हूँ कि मुझे किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन में काम करने में इंटरेस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप इस तरह का कुछ मेंशन करो, सीकिंग एम्प्लॉयमेंट एट एन ऑर्गेनाइजेशन दैट ऑफर्स अपॉर्चुनिटीज टू यूज माय नॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स, कंस्ट्रक्शन मेथड्स, डिजाइन टेक्निक्स एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज। दिस इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ अ पर्सनल स्टेटमेंट। इस पर्सनल स्टेटमेंट से मैंने ये भी दिखा दिया कि मैं किस तरह की, मेरे अंदर क्या क्वालिटीज है, मेरे अंदर क्या स्किल्स हैं। कैसे दिखाया मैंने? बाय यूजिंग द वर्ड ड्रिवन। ड्रिवन का मतलब होता है मैं बहुत मोटिवेटेड हूँ, मैं बहुत पैशनेट हूँ। एंड नेक्स्ट मैंने क्या वर्ड्स यूज किए? इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स, कंस्ट्रक्शन मेथड्स, यू ऑफर मी ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। सो दिस काइंड ऑफ अ पर्सनल स्टेटमेंट रियली मेक्स यू स्टैंड आउट। आई कैन गारंटी दिस थिंग, ओके। नेक्स्ट मूविंग ऑन, we have professional experience. Now आप लोगों ने कहा कि आप लोग फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हो, तो आई एम श्योर वर्क एक्सपीरियंस आप लोगों के पास अभी तो नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों का फर्स्ट जॉब होगा जब भी आप जॉब करेंगे। तो आप लोगों के पास इंटर्नशिप्स जरूर रही होंगी। हैव यू डन इंटर्नशिप्स इन योर ग्रेजुएशन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, great, amazing. Amazing. Every one of you has done an internship. So what you can do, after you have mentioned your personal statement, you can write internship experience. आप ये हेडिंग लिख सकते हो इंटर्नशिप एक्सपीरियंस, या फिर आप लिख सकते हो इंटर्नशिप्स। दोनों का एक ही मतलब है, कोई इतना फर्क नहीं पड़ता है। तो इंटर्नशिप्स को कैसे लिखते हैं? देयर इज अ फॉर्मेट ऑफ राइटिंग। कुछ भी कहीं पे भी नहीं लिख देना है, नहीं तो वो सीवी बहुत, इट विल लुक लाइक हैफिजार्ड, बहुत ही खिचड़ी सी बन जाएगी। वैसा नहीं करना है हमें, ठीक है। कैसे लिखना है? देयर इज अ वे। अगर आप लोग यहाँ देखो, पिंक में मैंने लिखा हुआ है, पिंक इंक में, जुलाई 2018। नेक्स्ट लाइन में आप लिखोगे जूनियर रिसर्च असिस्टेंट, फिर नेक्स्ट लाइन में लिखोगे LNT। तो कहने का मतलब क्या है? आप अपना इंटर्नशिप कैसे लिखते हो सीवी में? सबसे पहले आप मंथ लिखते हो, ईयर लिखते हो, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में जो आपने पोजीशन होल्ड करी उस ऑर्गेनाइजेशन में आप वो लिखते हो। नेक्स्ट लाइन में आप ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखते हो, और फिर उसके नेक्स्ट लाइन में आप बुलेट पॉइंट्स में रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखते हो। अब क्योंकि ये एक सीवी है, तो आपको अपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेंशन करने चाहिए कि आपने एज एन इंटर्न उस कंपनी में क्या काम किया, ठीक है, जिससे कि एम्प्लॉयर कैन गेट टू नो, ओके वाओ, दिस पर्सन हैज अ लॉट ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपोजर, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। सो दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, to create an impression. But please remember, there is a way to write. पहले month and year, उसके बाद आपकी इंटर्नशिप की क्या पोजीशन थी, लाइक वर यू अ रिसर्च असिस्टेंट, वर यू अ जूनियर असिस्टेंट, व्हाटएवर दैट पोजीशन वाज। फिर नेक्स्ट लाइन में कंपनी का नाम, और उसके नीचे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हमेशा बुलेट पॉइंट्स में लिखना। इट शुड नॉट बी खिचड़ी सी नहीं बनानी है, पैराग्राफ नहीं लिखना है, बुलेट पॉइंट्स में, ठीक है, ताकि इजी टू रीड हो। उसके बाद हम क्या मेंशन करते हैं? एकेडमिक हिस्ट्री। अब कई लोग हेडिंग लिखते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, वेरी क्लीशे, ओके, वेरी नॉर्मल। हमें स्टैंड आउट करना है, हमें दूसरों को कंपीट करके हमें फर्स्ट आना है रेस में, तो हमें उसके लिए हेडिंग्स भी थोड़ी अट्रैक्टिव मेंशन करनी पड़ेगी। इंस्टेड ऑफ राइटिंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल बैकग्राउंड, आप लिखो एकेडमिक हिस्ट्री। ये थोड़ा सा फैशनेबल लग रहा है बेसिकली, ठीक है। थोड़ा सा हमें बेसिकली ना, हम क्या करते हैं, व्हाट वी डू इज इन अ सीवी वी जस्ट ऐड फैंसी वर्ड्स। जितना हो सके आप उसको डेकोरेट करो अपने सीवी को, उसमें फैंसी वर्ड्स डालो, ठीक है, तो उससे वो अट्रैक्टिव लगेगा, विजुअली अपीलिंग लगेगा। How do you mention your academic history? Again, same format जैसे आप internship mention कर रहे हो, आपको month और year लिखना है। अगर आप अभी graduate नहीं हुए हो, you are still in your final year and appearing for a job interview, please mention, bracket में आप लिख सकते हो result awaited, very important। वरना employer को क्या लगेगा, okay, ये तो already graduate है, तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। You are not a graduate yet. If you are not a graduate, please mention result awaited ब्रैकेट में, ठीक है। ये करने के बाद नेक्स्ट लाइन में आप अपनी डिग्री का नाम लिखोगे, फिर नेक्स्ट लाइन में आप अपना जीपीए मेंशन करोगे। आप चाहो तो उसको सेम लाइन में भी मेंशन कर सकते हो, लाइक यहाँ पे मैंने एग्जांपल में लिखा है जुलाई 2018, नेक्स्ट लाइन पॉलिटेक्निक सिविल इंजीनियरिंग विद जीपीए 7.5। आप जीपीए मेंशन कर सकते हो, और यू कैन आल्सो राइट परसेंटेज, व्हाटएवर योर कॉलेज assesses you on, please mention that। and then next line में of course आपके यूनिवर्सिटी का नाम, ठीक है।
और आप अगर 10th 12th का लिख रहे हो तो स्कूल का नाम। अभी तक क्लियर है सबको? एनी डाउट्स? इफ यू हैव प्लीज रेज योर हैंड एंड आस्क। I'll give you 30 seconds to think if you have any doubts. Oh, Rishabh has a doubt. Great. Yes, Rishabh, please go ahead. मैम एकेडमिक हिस्ट्री को हम टेबुलर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ऋषभ आपकी आवाज मुझे आ नहीं रही है। मैम एकेडमिक हिस्ट्री को हम टेबुलर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। टेबुलर फॉर्म इज नॉट अट्रैक्टिव ऋषभ। टेबुलर फॉर्म ना क्या होता है कि जब हम गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते हैं ना, तो उसमें जनरली एक प्री मेंशन्ड फॉर्मेट होता है, प्री डिजाइन फॉर्मेट होता है, उसमें दिया होता है टेबल फॉर्म में यूनिवर्सिटी का नाम, परसेंटेज, सब्जेक्ट्स स्टडीड और क्लास, ग्रेड, बट इट्स नॉट अट्रैक्टिव। इट्स नॉट अट्रैक्टिव। आपको अभी मैं एक एग्जांपल दिखाऊंगी गुड सीवी का। अभी हमने एक बैड सीवी का एग्जांपल देखा था, अब मैं आपको एक गुड सीवी का एग्जांपल दिखाऊंगी। उसमें आप देखना, उसमें टैबुलर फॉर्म में नहीं लिखा है, क्योंकि वो टैबुलर फॉर्म विजुअली अपीलिंग नहीं होता है और वो कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा जैसे आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, क्योंकि उनके ऑलरेडी प्री डिजाइन फॉर्मेट्स होते हैं। ठीक है, सो लेट्स नॉट गो विद टैबुलर फॉर्मेट, लेट्स राइट इन बुलेट पॉइंट्स। बुलेट पॉइंट्स नहीं, मतलब टॉप टू डाउन फैशन, उस तरह से। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, की स्किल्स एंड क्वालिफिकेशंस। ओके, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, की स्किल्स। यू नीड टू मेंशन स्किल्स दैट यू हैव। तो कैसे, कौन से स्किल्स आप मेंशन करोगे? उसके लिए आपको जेडी पढ़ना पड़ेगा। व्हाट इज जेडी? जॉब डिस्क्रिप्शन। अगर आप जिस कंपनी में अप्लाई कर रहे हो, जैसा कि स्टार्टिंग में किसी ने मुझे कहा था, आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ दैट पर्सन, बट समबडी टोल्ड मी दैट मैम हमें कंपनी के बारे में पता होना चाहिए, जिस कंपनी के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं हमें उसके बारे में पता होना चाहिए। सो व्हेन, एंड दैट इज वेरी ट्रू, जिस कंपनी की आप जॉब करना चाहते हो, यू शुड डेफिनेटली नो द स्किल्स दैट यू विल नीड टू बी एन एम्प्लॉय ऑफ दैट कंपनी। Okay, so whenever you mention any skill set, please make sure that you write the skill set according to the JD of the company. कंपनी की वैकेंसी निकली, उसमें वो जॉब डिस्क्रिप्शन मेंशन करते हैं, हमें इन एम्प्लॉयज की खोज है। वी आर लुकिंग फॉर पीपल हु हैव नंबर 1 टीम वर्क, नंबर 2 नॉलेज ऑफ पाइथन और जावा, नंबर 3 कम्युनिकेशन स्किल्स। ओके, सो नंबर 4 एमएस ऑफिस। तो इस तरह की ये जो चीजें जॉब डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है ना, आप बस उसको उठा के अपने सीवी में डाल दो। व्हाई? उसका रीजन है, देयर इज अ लॉजिक। अब जिनके ऑलरेडी लिंक्डइन पे प्रोफाइल बना हुआ है, आप में से जिन्होंने लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाया है, आई एम श्योर यू ऑल नो देयर इज एन एल्गोरिथम व्हेन एम्प्लॉयर्स लुक फॉर कैंडिडेट्स। उनको भी पता है, हर एम्प्लॉयर को पता है कि हमारे पास ये जो हमने वैकेंसी निकाली है, इसमें 100 से ज्यादा एप्लीकेंट्स आने वाले हैं। तो वो कैसे शॉर्टलिस्ट करते हैं? क्या लगता है आपको, कैसे शॉर्टलिस्ट करते होंगे? वो एक एक का सीवी तो नहीं पढ़ते होंगे, उतना टाइम उनके पास है नहीं। ऋषभ वांट्स टू आंसर। ओके, यस ऋषभ। की पॉइंट्स देख के। ओके, यस, दैट वाज सनी। गुड, वेरी गुड सनी। एंड ऋषभ? मैम जो हमने स्किल सीखे हैं उनके बेसिस पे सर्च करके। ओके, एक्सीलेंट, यू नो द एल्गोरिथम। एंड रितेश? एकेडमिक क्वालिफिकेशन परसेंटेज अगर ज्यादा हो उनको लेते हैं, ऐसा कुछ। ओके, सो रितेश थिंक्स दैट जिनकी परसेंटेज ज्यादा होती है उनको एम्प्लॉयर्स रिक्रूट करना चाहते हैं। टू एन एक्सटेंट रितेश, यू आर राइट। यस, अगर आप ब्राइट स्टूडेंट रहे हो अपने स्कूल में या कॉलेज में, एवरी एम्प्लॉयर वुड वांट टू हायर यू, दैट इज ट्रू। हाउएवर समटाइम्स क्या होता है कि एम्प्लॉयर्स दे डोंट लुक फॉर मार्क्स, दे लुक फॉर स्किल्स। इसीलिए चाहे आपकी एकेडमिक हिस्ट्री में, कॉलेज में आपका परसेंटेज आया हो 50%, फॉर एग्जांपल, मैं सिर्फ एग्जांपल ले रही हूँ, 50% आया हो, 10th और 12th में आपका कुछ 65% आया हो, ठीक है, तो आपको लग रहा होगा दैट अरे आई एम एन एवरेज स्टूडेंट, मुझे कौन ही हायर करेगा। बट ऐसा नहीं है, यू आर रॉन्ग। क्योंकि अगर आपके स्कूल कॉलेज में कम मार्क्स आए, बट during your college days you took short term courses on Python or Java or any programming language. मैं तो इतना programming languages नहीं जानती हूँ because I don't have the required background, but हाँ मुझे ये जरूर पता है इंजीनियर्स ये वाली लैंग्वेजेस काफी आजकल लर्न कर रहे हैं, पाइथन, जावा और भी यहाँ वहाँ की लैंग्वेजेस, राइट? सो दोज आर कॉल्ड टेक्निकल स्किल्स। तो अगर आप अपने कॉलेज टाइम में
टेक्निकल स्किल्स से रिलेटेड शॉर्ट टर्म कोर्सेज कर रहे थे, डेफिनेटली आपको जॉब मिल सकती है। इवन इफ आपके 10th 12th में कम परसेंटेज आए या कॉलेज में आपने ज्यादा जीपीए नहीं लाया, उसके बाद भी आपको जॉब मिल सकती है, ठीक है। सो हैव कॉन्फिडेंस इन योर स्किल सेट. You need to show the employer that whatever skills I have, they are the best skills and I can help your organization you know improve in the future or get great results in the future. I can help your organization get to the top of the industry. आपको उनको ये प्रूव करना है, ठीक है। तो उसके लिए पहले आप में कॉन्फिडेंस होना जरूरी है। डोंट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ बेस्ड ऑन योर 10th 12th के मार्क्स और योर कॉलेज के मार्क्स। इट डज नॉट मैटर। I'm speaking from personal experience, by the way, so that's why you can trust me on this. Okay, so moving on to key skills. आप लोगों ने बताया कि JD में जो भी skills mentioned होते हैं उसके through employers शॉर्टलिस्ट करते हैं कैंडिडेट की प्रोफाइल को। बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि आप इमेजिन करो कि लिंक्डइन पे 100 या 200 एप्लीकेंट्स ने अपना सीवी पोस्ट किया हुआ है एक कंपनी में। कंपनी के पास इतना टाइम नहीं है, हायरिंग मैनेजर के पास, कि वो एक एक का सीवी पढ़ के देखेगी। नो, तो उनके पास ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिसमें वो लोग क्या करते हैं, की स्किल्स मेंशन कर देते हैं। अच्छा, हम वी आर लुकिंग फॉर अ कैंडिडेट हु हैज नॉलेज ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, नॉलेज ऑफ जावा, नॉलेज ऑफ पाइथन, हु नोज एमएस ऑफिस। वो ये कीवर्ड्स एंटर कर देंगे और उन कीवर्ड्स को जिसने भी मेंशन किया होगा अपने सीवी में, वो सबके प्रोफाइल्स उनके पास ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, ठीक है। This is one of the techniques that companies use to shortlist profiles. तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप की स्किल्स में जेडी के जो मेंशन्ड है स्किल्स वो जरूर अपने सीवी में आप डालो। नेक्स्ट आपको क्या मेंशन करना चाहिए, हार्ड स्किल्स एंड सॉफ्ट स्किल्स। Can anyone tell me what are hard skills, what are soft skills? And this time I want answers from people, from others as well. Preeti, Shubham and Sahil. Sahil ने तो चलो आंसर किया है। Others, please answer. Rishabh, I'm going to give you an opportunity. मैम, जो स्किल्स पे हम अपने खुद से एफर्ट लगा के लर्न करते हैं वो हार्ड स्किल्स होती है, और सॉफ्ट स्किल्स वो होती है जो हम काफी लॉन्ग टाइम से हम कंटिन्यू करते आ रहे हैं। Example, can you give me an example, one example of hard skill and one example of soft skill? मैम, हार्ड स्किल का एग्जांपल हो सकता है जैसे हमारा जो फील्ड रिलेटेड स्किल्स आ जाती है टेक्निकल में, जैसे हमारा ट्रांसफार्मर है तो ट्रांसफार्मर की नॉलेज, प्रिंसिपल्स, वर्किंग, ये हार्ड स्किल्स आ जाती हैं। Okay. और मैम सॉफ्ट स्किल्स में आ जाती है हमारी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। Okay, okay, ठीक है। You were partially correct, Rishabh, but good attempt. Okay, Gautam is sending a message. Soft skill is problem solving. Very good, Gautam. But I would appreciate, Gautam, if you please unmute yourself and give me the answer. Okay? क्योंकि मीटिंग में प्रेजेंट करते समय मैसेज पढ़ना थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट कर सकता है मुझे, इसलिए आप प्लीज कॉन्फिडेंट होके आप अनम्यूट करके आंसर करो। ओके, राइट रॉन्ग कुछ नहीं है आज आंसर्स, आप लोग बस आंसर करो, इसमें राइट और रॉन्ग का कुछ भी नहीं है। I am going to tell you the right answers, but आप लोग प्लीज आंसर करिए। So Rishabh has correctly mentioned technical skills are called hard skills. आपको कोई भी लैंग्वेज आती है वो टेक्निकल स्किल है। लैंग्वेज मतलब कोई भी आपकी जो इंजीनियरिंग रिलेटेड लैंग्वेज है, कोई सॉफ्टवेयर है, अगर आप लोगों को ये आता है तो वो हार्ड स्किल होगा, ठीक है। एनी सॉफ्टवेयर, एनी एप्लीकेशन। यस रवि? Like Python, Java, and other C++ languages are soft skills. Okay. You were saying the right answer, but then immediately आपने डायरेक्शन चेंज कर दिया। Okay, रवि, just to clarify, अगर आपको Python, C++, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, Java ये सब आता है तो वो सॉफ्ट स्किल नहीं होगा, वो हार्ड स्किल होगा। हार्ड स्किल आप लोग प्लीज नोट्स लेते रहिए, प्लीज एवरीवन। मुझे दिख तो नहीं रहा है आप लोग नोट्स ले रहे हैं या नहीं, बिकॉज नन ऑफ यू हैव टर्न्ड ऑन द कैमरा, बट आई ट्रस्ट यू ऑल एंड आई थिंक आप लोग नोट्स ले रहे हो, बिकॉज दिस इज इम्पोर्टेंट। ओके, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर आप इंटरव्यू में बैठे हो और आपसे वो इंटरव्यूअर पूछे मेंशन सम ऑफ द सॉफ्ट स्किल्स यू हैव, एंड इफ यू से जावा और पाइथन, इट इज गोइंग टू लीव अ रॉन्ग इंप्रेशन, ठीक है। तो क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। बट आई एम वेरी ग्लैड रवि यू मेड एन अटेम्प्ट, सो थैंक यू वेरी मच। और दूसरों को भी प्लीज आप लोग भी अटेम्प्ट करो, आंसर करो। तो हार्ड स्किल्स होते हैं कोई भी आप जिन टूल्स पे आप काम करते हो ना उसको हार्ड स्किल्स बोलते हैं, ठीक है।
जैसा कि ऋषभ और रवि ने कहा. बट सॉफ्ट स्किल्स क्या होते हैं, जैसा गौतम ने मेंशन किया, प्रॉब्लम सॉल्विंग. यस यस सनी. मैम सॉफ्ट स्किल होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग, टाइम मैनेजमेंट, पब्लिक स्पीकिंग. Very good, excellent. Public speaking, time management, these are soft skills. Soft skills क्या होता है, उससे employer will judge whether this person, अगर हम इसके टेक्निकल स्किल्स को साइड रख दें, तो क्या ये कैंडिडेट चैलेंजिंग सिचुएशंस में सरवाइव कर सकता है. क्योंकि एक कंपनी, जब आप जब एक कंपनी में काम करते हो, ऐसा नहीं होता है कि इट्स अ वेरी इट्स अ बेड ऑफ रोजेस. नो, बहुत डिफिकल्ट होता है जॉब, है ना, जॉब करना. मैं खुद अभी जॉब कर रही हूँ. ऐसे बहुत मोमेंट्स आते हैं जहाँ पे मुझे वर्क प्रेशर बहुत ज्यादा फील होता है. मुझे प्रेशर में काम करना पड़ता है. मेरे पास टाइट डेडलाइंस होती हैं जो मुझे मीट करनी होती हैं. ठीक है, तो डेडलाइंस को फॉलो करना, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके उनके ऊपर काम करना, ये सारे स्किल्स आपके कैसे जज होते हैं? सॉफ्ट स्किल्स से. सॉफ्ट स्किल्स से ही आपके स्किल्स जज होते हैं. ठीक है, सो प्लीज मेंशन योर हार्ड स्किल्स एंड सॉफ्ट स्किल्स बोथ, बिकॉज दे विल गिव एन इंसाइट टू द एम्प्लॉयर कि ये कैंडिडेट कितना लायक है हमारे कंपनी में काम करने के, कितना केपेबल है. ठीक है, और उसके बाद, क्योंकि आप में से, जैसे कि आप में से बहुत लोगों ने बोला कि ये सीवी एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट होता है, तो क्योंकि डिटेल्ड डॉक्यूमेंट होता है, आप इसमें क्या मेंशन कर सकते हो? एडिशनल इंफॉर्मेशन, अवार्ड्स. क्या आपने कॉलेज में रहते हुए कोई अवार्ड्स जीते? बट प्लीज डोंट मेंशन आई वन एन अवार्ड फॉर मॉडलिंग. डोंट मेंशन दैट. इट्स नॉट वेरी प्रोफेशनल. ठीक है, अवार्ड्स, सर्टिफिकेशंस, कोई कॉन्फ्रेंसेस आपने अटेंड करी हो कॉलेज में रहते हुए, या आपने कोई पेपर या आर्टिकल पब्लिश किया हो, कोई भी वॉलंटियर काम किया हो आपने, इस तरह की चीजों को आप एडिशनल इंफॉर्मेशन हेडिंग देके आप नीचे मेंशन कर सकते हो. और मेंशन कैसे करना है? जैसे आप अपने इंटर्नशिप्स लिखते हो, पहले मंथ, ईयर, फिर पोजीशन, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उसी स्टाइल में आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन भी मेंशन करना है. ठीक है, और क्योंकि ये सीवी है, आप इसको आराम से 3-4 पेज तक खींच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, रेज्यूमे और सीवी में मैं आपको अभी भी डिफरेंस बता देती हूँ. रेज्यूमे वो लोग बनाते हैं जिनके पास वर्क एक्सपीरियंस बहुत होता है. व्हाई? बिकॉज दे वांट टू briefly tell the employer that I have 10 years of work experience in this industry. तो जिसके पास 10 years का वर्क एक्सपीरियंस होगा ना, उसको अपने आप को सेल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सेल करने का मतलब लिटरली सेल करना नहीं होता है. इन प्रोफेशनल लैंग्वेज इसका मतलब होता है आप अपने स्किल्स सामने वाले को शो कर रहे हो. तो जिसके पास 10 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, उसको क्या ही अपने स्किल सेट दिखाने की जरूरत है, राइट? वो तो ऑलरेडी 10 साल से काम करके आ रहा है, तो उसको तो ऑलरेडी बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे. बट एक फ्रेशर को, जिसके पास अपॉर्चुनिटीज की कमी होती है, उसे सीवी ही बनाना चाहिए. आराम से 2-3 पेज का एक बड़ा लेंथी डॉक्यूमेंट जिसमें आपने सब कुछ डिटेल में मेंशन किया हुआ है. उससे आपका कैपेबिलिटी पता लगेगा एम्प्लॉयर को. सो पूरा डिस्क्राइब करके ना, पूरा डिस्क्राइब करके, राइट. बट प्लीज मेक श्योर करिएगा व्हेनेवर यू डिस्क्राइब, यूज बुलेट पॉइंट्स. ठीक है, प्लीज यूज बुलेट पॉइंट्स. नाउ मूविंग ऑन. Yes, Ravi. Hello, ma'am. I have a question, ma'am. I have a volunteering certificate, ma'am. Ma'am, ये हमने Okay, wait, Ravi, wait. I'm so sorry to interrupt you, but your voice is not at all audible. Please, could you say that again? मैम, मेरे पास एक वॉलंटियरिंग सर्टिफिकेट है. कैन आई मेंशन सर्टिफिकेट लाइक अवार्ड? कौन सा सर्टिफिकेट है आपके पास? मैम, ये वॉलंटियरिंग सर्टिफिकेट है जो वॉलंटियर होते हैं मैम. लाइक मैराथन वगैरह हुआ था तो उसमें हम लोगों को भेजा गया था कॉलेज की तरफ से. ओके, तो वो सर्टिफिकेट है, ओनली सर्टिफिकेट, बट आई हैव नो एनी मेडल. ओके, आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन है, आप ये बोलना चाह रहे हैं? हाँ. इन अ मैराथन? यस मैम. Yes, ma'am. Okay, so while Ravi, this is a very good achievement. First of all, that you have a certificate of participation in a marathon. However, I doubt it will add value to your CV. Okay, in a CV, it's very important to mention relevant information. Since your CV is a long and lengthy document, you want to make sure that you mention relevant things. Okay,
मैराथन आपने पार्टिसिपेट किया, बट वो आपके करंट जॉब को कैसे हेल्प करेगा? आई डाउट दैट. ओके, अनलेस यू कैन जस्टिफाई, do not mention things that are not relevant to the job description. Okay, make sure to mention things that have some value, face value होना चाहिए उसका, वो बहुत जरूरी है. ठीक है, तो मैराथन का आप मेंशन मैराथन का मेंशन मत करिएगा. इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट, बट सीवी में फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट करने के लिए इट्स नॉट रिक्वायर्ड. जब आपको कुछ साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा ना, तब आप इसको मेंशन कर सकते हो, अपने रेज्यूमे में मेंशन कर सकते हो. ठीक है, बट नॉट इन योर सीवी राइट नाउ. So if this is clear, let's move on to the next one quickly. And this is about format. मैंने देखा है, बहुत एक्सपीरियंस किया है मैंने ये, कि लोग अपना सीवी ठीक से फॉर्मेट नहीं करते. very disheartening it is, disappointing it is when people don't format their CV. What do I mean by format? Format का मतलब है आपको 4 साइड्स पे, आपका जो डॉक्यूमेंट के 4 साइड्स हैं, उस पे आपको 1 इंच की मार्जिन छोड़नी चाहिए. सबसे पहले तो आप अपना सीवी वर्ड डॉक्यूमेंट में बनाइए, एमएस वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप अपना सीवी बनाइए, और उसमें आपको चारों तरफ 1 इंच की मार्जिन छोड़नी चाहिए. नेक्स्ट, यू शुड कीप 1 और 1.15 लाइन स्पेसिंग. ठीक है, जैसे अभी अगर आप लोगों को ये दिख रहा है अपने स्क्रीन पे, मैंने जिस तरह लिखा है, सबके स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है. ओके, आर अदर्स आल्सो फेसिंग द सेम प्रॉब्लम एज रवि? आप लोगों को स्क्रीन नहीं विजिबल हो रहा है? हम दिख रहा है स्क्रीन. नहीं मैम, दिख रही है. हम दिख रही है, दिख रही है. ओके, ओके रवि, आई एम नॉट श्योर. यू कैन, रवि, यू कैन डू वन थिंग, आप रीजॉइन कर सकते हो मीटिंग. हो सकता है आपके एंड पे कुछ प्रॉब्लम है. ओके, ही हैज लेफ्ट द मीटिंग. लेट्स वेट फॉर हिम टू, आई मीन he can join back and then he'll be able to understand. So as I was saying, CV में फॉर्मेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. अभी अगर आप लोग देखो, ये जो मैंने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाया है, इसमें हर एक बुलेट पॉइंट के बीच में सेम डिफरेंस है, मतलब जो विड्थ है वो सेम है, तो ये नीट लग रहा है. इट्स गिविंग अ नीट अपीयरेंस. तो वो नीट लगने के लिए आपको लाइन स्पेसिंग पूरे डॉक्यूमेंट में सेम रखना चाहिए. ऐसा नहीं कि कहीं पे आपने 2 रखा है, कहीं पे 1.5. दैट्स नॉट करेक्ट. ओके, नेक्स्ट थिंग इज पिक अ गुड फॉन्ट. प्लीज डू नॉट यूज हॉरर फॉन्ट्स. ठीक है, हॉरर से मेरा मतलब है, इफ आई शो यू, वेट, इस तरीके के जो फॉर्मेट्स, ये फॉन्ट्स होते हैं, कहाँ गया वो वाला फॉन्ट? एक बहुत ही फनी फॉन्ट है यहाँ पे, यू नो, इवन दिस हेलो सॉलिड इटैलिक, या फिर ये वाला चिलर. आई हैव seen a few CVs unfortunately जहाँ पे चिलर फॉन्ट यूज किया गया था. प्लीज डोंट डू दैट. डोंट यूज हॉरर फॉर्मेट्स, fonts in your CV. Times New Roman is the best font for a CV, so please use Times New Roman for the entire document. ठीक है, including headings. headings हमेशा make sure करिएगा 14 में हो, और आपका जो content है वो 12 में हो. font size 12 for the content, font size 14 for the headings, and Times New Roman font for the entire document. Am I clear? Yes ma'am. Great, awesome. Now next is divide your CV into legible sections. Yes, वही जो मैंने अभी पिछला हमने किया, structuring your CV, वही सेम चीज यहाँ पे मेंशन करी है. प्रॉपर अपने CV की हेडिंग्स डालिए अपने CV में. पर्सनल स्टेटमेंट है तो पर्सनल स्टेटमेंट डालिए, इंटर्नशिप्स है तो इंटर्नशिप्स. एम्प्लॉयर को पता लगना चाहिए कि आप क्या बताना चाह रहे हो. ठीक है, कभी भी आप CV बनाओ, एक पॉइंट हमेशा याद रखना, योर CV इज द फर्स्ट इंप्रेशन. The employer does not know you. He has not seen you. He is not your friend. He is not your relative. He does not know who you are. So your CV is going to speak for you. Just remember this. जब तक आप इस बात को याद रख के CV बनाओगे, आपका CV excellent बनेगा, 5 out of 5. ठीक है? So please remember that. And name your CV file correctly. Very important. बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपना CV कैसे मेंशन करते हैं, CV, फिर उसके बाद लिखेंगे एक, उसमें कुछ चेंजेस करेंगे तो CV1, CV2, CV3 करते करते वो CV10 तक पहुंच जाता है. डोंट डू दैट. जो भी आपका फाइनल ड्राफ्ट है CV का, जस्ट मेंशन योर नेम _CV लाइक दैट. प्रेरणा बहेती _CV. या तो आप ये फाइल नेम दे सकते हो, या फिर CV _ प्रेरणा बहेती, दोनों एक ही बात है. ठीक है, मेंशन अ प्रोफेशनल नेम.
यस रितेश। मैम सीवी का फुल फॉर्म भी लिख सकते हैं कि डायरेक्ट सीवी लिख दें? आप डायरेक्ट सीवी लिखिए, वो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि सीवी का फुल फॉर्म सभी को पता होता है, करिकुलम विटे। ओके, अगर अभी तक नहीं पता था आप लोगों को तो मैंने बता दिया, करिकुलम विटे। और उसका ऑपोजिट तो नहीं, उसका दूसरा एक स्टाइल होता है रेज्यूमे। ओके, सो प्रोनाउंसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस, ओके, सो मूविंग ऑन। जब आपने अपने सीवी को एक फाइल नेम दे दिया है, मेक श्योर टू सेव इट इन पीडीएफ। प्लीज do not never ever upload a word file on LinkedIn or on your email. Do not. उसका रीजन है, मैं आपको उसका टेक्निकल, वैसे आप लोग इंजीनियर्स हैं तो मुझसे ज्यादा ही पता होगा आप लोगों को, आई एम श्योर, बट स्टिल फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट नो, वर्ड के बहुत सारे वर्जन्स होते हैं, 2013, 2007, 2016, 18। अगर मेरे सिस्टम में वर्ड का अलग वर्जन है, आपके सिस्टम में वर्ड का अलग वर्जन है, तो क्या होगा, जब आपका सीवी मैं ओपन करूंगी अपने सिस्टम में, अलाइनमेंट पूरा हिल जाएगा। ओके, आपने इतना सुंदर सीवी बनाया, मेहनत करी, पर वो सारा अलाइनमेंट हिल जाएगा अगर आपने उसको वर्ड फाइल में ही रखा है तो। सो व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू सेव इट इन पीडीएफ। सेव योर वर्ड फाइल इन पीडीएफ। ओके, एंड इफ यू डोंट नो हाउ टू डू दैट, टेक हेल्प ऑफ योर फ्रेंड्स। यूट्यूब है आजकल, यूट्यूब पे सब कुछ सीख रहे हैं लोग, तो प्लीज टेक हेल्प ऑफ यूट्यूब एंड लर्न हाउ टू सेव अ वर्ड फाइल इन पीडीएफ। बट हमेशा अपने सीवी को पीडीएफ में ही रखना चाहिए, नॉट इन वर्ड फाइल, क्योंकि पीडीएफ में क्या होगा, वो उसका अलाइनमेंट एज इज रहेगा, हिलेगा नहीं यहां से वहां कुछ भी। ठीक है, नेक्स्ट, मूविंग ऑन। ये है एक सीवी का एग्जाम्पल जो मैं आपको भी दे रही हूँ। इट्स अ गुड सीवी। अगर आप इस सीवी को देखो, प्लीज कंपेयर दिस सीवी विथ द सीवी दैट आई शोड यू इन द सेकंड स्लाइड प्रोबेबली। लेट मी टेक यू बैक, सेकंड नहीं, थर्ड स्लाइड था। अब आप इस सीवी को देखो आप लोग, और आप लोग फिर इस सीवी को देखो, कौन सा ज्यादा आप लोगों को विजुअली अपीलिंग लग रहा है, स्टैंड आउट कर रहा है? Does this look like a good CV, सनी? जो अभी शो हो रहा है वो वाला बढ़िया लग रहा है। हाँ, बढ़िया लग रहा है ना? प्रीति, yes, you are saying something? मैम ये सेकंड वाला जो अभी शो हो रहा है वही मतलब सारा दिखा रहा है, सब कुछ इसमें दिख रहा है ना? और आप लोग देखो इसमें कैसे इन्होंने कॉन्टैक्ट लिखा है। दिस पर्सन हैज मेंशन्ड हिज नेम फर्स्ट ऑफ ऑल, देन हिज टाइटल। नाउ दिस पर्सन हैज वर्क एक्सपीरियंस, तो इसीलिए उन्होंने टाइटल लिखा है प्रोजेक्ट मैनेजर। अभी आप लोग फ्रेशर्स हो तो आप लोग टाइटल तो नहीं लिखोगे, बट this is how your CV should ideally look like. प्रोफाइल की जगह पर्सनल स्टेटमेंट भी लिख सकते हो। एक बहुत ही प्रोफेशनल फोटोग्राफ आप अपना लगा सकते हो। प्रोफेशनल फोटोग्राफ क्या होता है अभी मैं वो डिस्कस करने वाली हूँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ अजीब तरह के फोटोग्राफ्स नहीं लगाने, सेल्फीज नहीं लगानी चाहिए सीवी में, नेवर, प्लीज नेवर डू दैट। डू नॉट अटैच सेल्फीज इन योर सीवी, इट्स नॉट प्रोफेशनल एट ऑल। ठीक है, बट इफ यू लुक एट दिस सीवी, कॉन्टैक्ट डिटेल्स राइट साइड में प्रॉपर मेंशन की है, स्किल सेट, इंटरेस्ट भी मेंशन किए हैं, दैट्स आल्सो अनदर एडिशन। एंड रेफरेंसेस, मैंने बताया था कि आप सीवी में प्रोफेशनल रेफरेंसेस भी दे सकते हो। ठीक है, तो रेफरेंसेस भी उन्होंने मेंशन किए। रेफरेंस क्या होता है, अब जैसे आप लोग तो फ्रेशर हो, ठीक है, आप लोग क्या कर सकते हो, अपने कॉलेज में आप अपने टीचर्स से बात कर सकते हो, अपने सीनियर्स से बात कर सकते हो कि जिनके लिए आपने काम किया है। ठीक है, आपने जो इंटर्नशिप्स करी है आप वहां जा सकते हो, जस्ट गो टू योर प्लेसेस ऑफ इंटर्नशिप्स वंस अगेन। अगर आपने फॉर एग्जांपल 2020 में कोई इंटर्नशिप करी, आप वापस उस ऑफिस जाओ और उनको कहो कि सर, आई वर्क फॉर यू फॉर अ मंथ, आई डिड एन इंटर्नशिप एट योर ऑफिस फॉर अ मंथ, could you please give a professional reference to me? I am making my CV and I wish to apply for a job. Sir, could you please give me your reference? इस तरह से अगर आप रिक्वेस्ट करोगे, अगर आप एक अच्छे इंटर्न थे अपने इंटर्नशिप पे, डेफिनेटली आपको वो हेल्प करेंगे। ठीक है, तो रेफरेंसेस से क्या होता है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रेफरेंस? एम्प्लॉयर आपकी क्रेडिबिलिटी को जज करता है। ठीक है, तो आप जब रेफरेंस देते हो तो क्या होगा, एम्प्लॉयर को अगर चाहिए तो वो उस रेफरेंस को कॉल करेगा या ईमेल के थ्रू कांटेक्ट करेगा और आपके बारे में पूछेगा, अच्छा ये साहिल कुमार आपके यहाँ पे इंटर्न थे क्या, कौन से ईयर में थे, इन्होंने क्या काम किया था, आप what were his roles and responsibilities, could you please tell me that, and how was he as an intern? तो वो आपका बेसिकली बैकग्राउंड चेक करेंगे।
ठीक है, employers do that. So please do not underestimate the importance of references. If you can, try to give references also. It makes your CV look more professional. Okay? अभी तक किसी को भी कोई doubts? कुछ भी questions? अगर कोई पूछना चाह रहा है? कोई भी नहीं पूछना चाह रहा है? Okay. कोई बात नहीं, it's okay. Let's move on to the main part of this webinar. अभी तक हमने CV तो बना लिया. Now I am assuming कि जितना भी मैंने आप लोगों को समझाया है, आप लोगों ने या तो उसके नोट्स लिए हैं या तो आपने उसको याद रखा है अपने माइंड में, एंड आप लोग अब अपना CV उसी तरह से बनाएंगे जिस स्टाइल में मैंने आपको अभी समझाया. So once you are done with your CV, what is the next step? Applying for a job. ठीक है, अब जॉब के लिए अप्लाई करने का फर्स्ट स्टेप तो हो गया, आपने सीवी बना लिया. सेकंड स्टेप है अप्लाइंग फॉर अ जॉब. अब जॉब के लिए आप ऐसे कहीं पे भी तो अप्लाई नहीं कर दोगे. यू विल लुक एट द कंपनी. सो नोइंग द कंपनी इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, इसके दो रीजंस है. आपको कंपनी के बारे में क्यों पता होना चाहिए? इसके दो रीजंस है. पहला, आप ये देख पाओगे कि ये कंपनी के क्या स्टैंडर्ड है, ये कंपनी मुझे क्या ऑफर कर सकती है सैलरी के अलावा. बिकॉज आई नो दैट ऑल ऑफ यू आर फ्रेशर्स, तो आप लोगों को सैलरी बहुत अट्रैक्ट करेगी. अगर कोई कंपनी आपको दे रही है 30,000 पर मंथ, कोई आपको दे रही है 60,000 पर मंथ, सो यू विल बी नेचुरली अट्रैक्टेड टू 60,000. बट लेट मी टेल यू वन थिंग हियर, वेरी इंपॉर्टेंट. ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ आपको. अगर 60,000 पर मंथ ऑफर करने वाली कंपनी में वैल्यूज नहीं फॉलो है, कुछ बेसिक वैल्यूज नहीं है उनके पास, वो अपने एम्प्लॉइज को अच्छे से ट्रीट नहीं करते, तो आप उस 60,000 का कुछ नहीं कर पाओगे. वो बस आपके अकाउंट में आते रहेंगे और आपको लगेगा कि ओके आई एम फीलिंग सो गुड, आई एम अर्निंग सो मच. हाउएवर इट विल नॉट कीप यू सैटिस्फाइड. यू विल बी इमोशनली मेंटली ड्रेन्ड. तो वर्किंग एट एन ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज सम सेट ऑफ वैल्यूज इज इंपॉर्टेंट. तो इसीलिए कंपनी के बारे में आपको पढ़ना चाहिए. ऐसे नहीं कि अच्छा जॉब निकली, मैंने बस सारी की सारी जॉब्स के लिए अप्लाई कर दिया. नो, नेवर डू दैट. ओके, इवन दो यू आर अ फ्रेशर, यू रियली वांट टू अर्न मनी, आपको अकाउंट में पैसे चाहिए, आपको बैंक बैलेंस बढ़ाना है, बट डू नॉट वर्क फॉर एनी कंपनी. ऐसे रिसर्च अबाउट द कंपनी. रिसर्च से मेरा क्या मतलब है? ये पॉइंट्स जो मैंने मेंशन किए, आप उस कंपनी के कल्चर के बारे में पढ़ो. क्या वर्क कल्चर है वहां पे, वहां की वैल्यूज क्या है, उन लोगों ने क्या अचीव किया है, क्या कोई अवार्ड्स जीते हैं उस कंपनी ने, क्या कोई कहीं पे न्यूज़पेपर में उनका नाम आया हो, कहीं उनके सीईओ ने कोई इंटरव्यू दिया हो बहुत अच्छे बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उनके लेटेस्ट डेवलपमेंट्स क्या रहे हैं. ठीक है, उनका मार्केट में पोजीशन क्या है, क्या वो कोई एरी गैरी सी कंपनी है या फिर एक बहुत वेल एस्टैब्लिश्ड जैसे L&T टाइप की कोई कंपनी है. तो आप कंपनी के बारे में पहले पढ़ो, एंड इफ यू आर सैटिस्फाइड दैट ओके यस दिस इज my dream company, I want to work here, तब आप अप्लाई करो. ओके, because it will really serve you in the long run. And next फायदा क्या है कंपनी को जानने का? ये फायदा है, why do you want to work with us? जब आप जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए अप्लाई करोगे ना, I mean जॉब के लिए अप्लाई करोगे and you will be shortlisted for the interview, the hiring manager is going to ask you, why do you want to work with us? तो आपको पता होना चाहिए ना कि आप उनके साथ क्यों काम करना चाहते हो. Sir, I want to work with you, or ma'am, I want to work with your company because it has a lot to offer. This is the kind of answer you can make. और by the way, आप लोगों को मैं बता दूं, इस वेबिनार के एंड में 12 o'clock ये वेबिनार एंड होगा, और वेबिनार के एंड में आप लोगों के लिए एक छोटा सा गिफ्ट मैं देने वाली हूँ अपने तरफ से. जो व्हाट्सएप ग्रुप हमने क्रिएट किया है उस पे आपको वो गिफ्ट रिसीव हो जाएगा, बट उस गिफ्ट को रिसीव करने की एक कंडीशन है. ठीक है, सो प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड आई होप आप लोगों को वो गिफ्ट वैल्यूएबल लगेगा. बट यस, तो कमिंग बैक टू व्हाट वी वर डिस्कसिंग बिफोर, व्हाई डू यू वांट टू वर्क विद अस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप जब कंपनी के बारे में पढ़ते हो तो ऑटोमेटिकली जो भी आपको पता लगा है कंपनी के बारे में, उसी को आप अपने इस आंसर में डाल सकते हो, व्हाई डू यू वांट टू वर्क विद अस. ठीक है, डू यू अंडरस्टैंड? मैम एग्जांपल मिल सकता है और कुछ? एग्जाम्पल जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे पूछेगा हायरिंग मैनेजर व्हाई डू यू वांट टू वर्क फॉर दिस कंपनी और फॉर अस, यू कैन से आई एम पैशनेट अबाउट civil engineering and
I have been following your company's innovative projects for some time now. I admire your commitment to train your employees, to give them certification courses, and I believe that I have the necessary skills to be a great fit for your company. इस तरीके का कुछ, ठीक है? ये आपको समझ आया? यस मैम। अब मैं जब इतना प्रिसाइज शॉर्ट आंसर दे रही हूँ तो इससे मैं क्या कर रही हूँ, मैं इंटरव्यूअर को इम्प्रेस कर रही हूँ कि वाओ, अच्छा इस कैंडिडेट ने हमारी कंपनी की वेबसाइट पूरी पढ़ी है, क्योंकि इसको तो हमारे कंपनी के बारे में बहुत कुछ पता है। इसको पता है हमने लास्ट ईयर वी वन एन अवार्ड फॉर द बेस्ट कंपनी इन दिस इंडस्ट्री, इन द इंडस्ट्री ऑफ whatever you can in the industry of manufacturing, we are the best company, we have won the award. इसको तो ये पता है, that means ये कैंडिडेट रिसर्च करके आया है। तो आपको कैसे इम्प्रेस करना है एम्प्लॉयर को, आपको ये शो करना है कि मैं रिसर्च करके आया हूँ आपके बारे में, ठीक है? और ये जो अभी जिसने भी ये क्वेश्चन रेज किया था कि मैम आप एक एग्जांपल दे सकते हो, ये एग्जांपल्स मैं आपको देती रहूंगी आगे भी, ठीक है? सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू का फॉर्मेट। आपको ये चीज पता होनी चाहिए, जब भी आपसे इंटरव्यूअर कोई क्वेश्चन पूछता है, डोंट गिव अ रैंडम आंसर कि अच्छा ऐसे, अच्छा वैसे, ये वो एंड द एंड। नो, डोंट डू दैट। व्हाट यू शुड डू, यू शुड फॉलो अ स्टाइल ऑफ आंसरिंग। उस स्टाइल को हम क्या बोलते हैं? स्टार, STAR, स्टार। और जैसा कि आपको अपने स्क्रीन पे दिख रहा होगा, स्टार का मतलब होता है S इज फॉर सिचुएशन, T इज फॉर टास्क, A इज फॉर एक्शन, R is for result। तो क्या हो रहा है बेसिकली, क्या मैं बताना चाह रही हूँ, अगर आपसे इंटरव्यूअर कोई भी क्वेश्चन पूछता है, आपको ये स्टार फॉर्मेट में उसका आंसर करना है। मतलब आपको पहले सिचुएशन बतानी है, किस सिचुएशन में आप थे, जो भी क्वेश्चन है उससे रिलेटेड आपको सिचुएशन बतानी है। उस सिचुएशन में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी, आपको क्या काम करना था, वो बताना है। उसके बाद आपने उस काम को करने के लिए क्या एक्शन लिया, वो बताना है। एंड एक्शन को लेने के बाद आपको क्या रिजल्ट वो बताना है, ठीक है? तो अगर आप ये स्टार फॉर्मेट में आंसर करोगे ना, आपका आंसर एक तो कंसाइज होगा, एकदम प्रिसाइज। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज्यादा बोल रहे हो या कुछ भी बोल रहे हो, ऐसा नहीं होगा। और बिल्कुल इंटरव्यूअर को समझ भी आ जाएगा कि अच्छा ये मुझे क्या कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। ओके, सो योर आंसर शुड फॉलो दिस फॉर्मेट। समझ में आया? I can give you an example also। अब अगर आपसे कोई, फॉर एग्जाम्पल आपसे अगर कोई पूछे कि कई बार ऐसे इंटरव्यूअर्स जो होते हैं ना, वो आपसे टेक्निकल क्वेश्चन तो पूछते ही हैं, अदरवाइज वो आपसे बिहेवियरल क्वेश्चंस भी पूछते हैं। बिहेवियरल क्वेश्चंस का मतलब है कि आपकी सॉफ्ट स्किल्स को जज करने के लिए, आप वर्क प्रेशर में काम कर पाओगे क्या, अगर आपको कोई डेडलाइन मीट करनी है, आपको बहुत ही 1 घंटे के समय में आपको ये पूरा खत्म करना है, कर पाओगे क्या? तो ये सब जानने के लिए ना वो लोग क्या करते हैं, आपसे ऐसे क्वेश्चंस करते हैं, बिहेवियरल क्वेश्चंस बोलते हैं उसको, ठीक है? तो उसका आंसर आप अगर इस स्टार फॉर्मेट में दोगे, यू विल डेफिनेटली एंड अप इम्प्रेसिंग द इंटरव्यूअर। ये आप मुझसे लिख के ले लो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बताती हूँ, इंटरव्यूअर ऐसे पूछ सकता है आपसे, टेल मी अ टाइम और डिस्क्राइब अ टाइम व्हेन यू फेस्ड अ डिफिकल्ट सिचुएशन and how did you resolve that situation। तो आप इसको कैसे आंसर करोगे? और पहली बात तो ना, आंसर्स हमेशा ऑनेस्ट रखना, कहानी बनाने की जरूरत नहीं है, ओके? एंड डोंट लाई इन योर इंटरव्यू, क्योंकि इंटरव्यूअर वो सालों से इंटरव्यू ले रहा है, उसको पता लग जाएगा कि आप झूठ बोल रहे हो। तो झूठ नहीं बोलना है। थोड़ा क्लीशे साउंड कर रहा है ये, आई नो कि मैम झूठ तो हर कोई बोलता है, बट प्लीज मत बोलिएगा, बी ऑनेस्ट। अगर आपसे कोई सवाल पूछा गया है तो ऑनेस्टली उसका आंसर करो। जैसे अभी सवाल पूछा, टेल मी अबाउट अ टाइम व्हेन यू फेस्ड अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम एंड हाउ यू रिजॉल्व्ड इट। तो उसको आप 2 मिनट लो, एकदम से आंसर मत करना, वरना वो फेक लगेगा। वो पता लगेगा कि अच्छा ये तो पहले से कुछ प्रिपेयर करके आया है। थोड़ा सा 1-2 मिनट का पॉज लो एंड बोलो कि ओके, थैंक यू फॉर द क्वेश्चन सर, लेट मी प्लीज गिव मी अ फ्यू मोमेंट्स टू थिंक अबाउट इट एंड आंसर। इस तरह से आप बोलो तो इंटरव्यूअर आपको टाइम भी देगा और उसके बाद आप आंसर करो। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे आप बोल सकते हो, while working on a project my team had a technical issue and that technical issue, it kind of got
into our deadline. It kind of delayed our deadline. So while working on a project, my team and I had a technical issue which could lead to a delay in our deadline. And I, as the team leader, I had to find out a solution quickly so that we could meet our deadline. ये आपका हो गया सिचुएशन और टास्क. आपने सिचुएशन कैसे समझाई? आपने सिचुएशन में ये समझाया कि हमारे पास एक प्रोजेक्ट था, वो प्रोजेक्ट पे काम करते हुए एक टेक्निकल इशू आ गया और हमें लगा कि शायद से अब हम इस काम को इस समय में खत्म नहीं कर पाएंगे. ये सिचुएशन हो गई. टास्क क्या हुआ? क्या टास्क था आपके पास? I as a team leader, I had to find a quick solution so as to avoid the delay. ये आपका टास्क था. And to keep the project on track. This was your task. ठीक है? What was the action you took? You can say something like, I looked into the technical issue, I researched the problem, I talked to all my team members, and all of us discussed possible solutions. ये आपने एक्शन लिया. ठीक है? क्या एक्शन ले सकते हो आप टेक्निकल इशू में? टीम मेंबर से बात करोगे, ठीक है? कंसल्ट करोगे हायर मैनेजमेंट से, उस प्रॉब्लम के ऊपर रिसर्च करोगे और सॉल्यूशंस सोचोगे. यही तो करोगे ना एक्शन में. तो आप ये सब मेंशन करो. एंड देन रिजल्ट में बाय अ टीम वर्क we identified the technical issue and we were able to come up with a solution ensuring that the project was on track and it was completed on time. ये आंसर देखो कितना स्ट्रक्चर्ड लग रहा है. और whereas अगर मुझे एक क्वेश्चन पे मैं कुछ इस तरीके से बोलती, there was once upon a time when I was an intern, I had to carry out a task and I was very ऐसे अगर मैं बोलूंगी तो कॉन्फिडेंट साउंड नहीं कर रही हूँ. बट जिस तरह मैंने अभी आपको आंसर दिया था वो स्ट्रक्चर्ड आंसर था. मैंने पहले सिचुएशन बताई, फिर मैं टास्क पे गई कि मुझे क्या टास्क करना था, मैंने उस टास्क को करने के लिए क्या एक्शंस लिए, मैंने लोगों से बात करी, मैंने ब्रेनस्टॉर्मिंग करी और फिर मुझे रिजल्ट मिल गया. लाइक दैट. एंड एक चीज हमेशा याद रखना, ऑलवेज एंड योर आंसर्स ऑन अ पॉजिटिव नोट. ठीक है? नेवर से कि इवन आफ्टर ब्रेनस्टॉर्मिंग we were not able to solve the issue. Don't say that. Don't say that. Okay? Always end your answers on a positive outcome. क्योंकि इससे क्या दिखेगा? इससे ये दिखेगा कि आप बहुत हार्ड वर्किंग हो और आप एंड तक एफर्ट करते हो टू गेट द रिजल्ट. ठीक है? किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें? इंटरव्यू फॉर्मेट को मैंने आपको एक एग्जांपल भी देके समझाया है. एनी प्रॉब्लम दैट यू हैव, एनी क्वेश्चन दैट यू हैव, प्लीज आस्क. Okay, Rishabh has raised his hand. Yes, Rishabh. Ma'am, what if we haven't faced this situation? Sorry, please could you say a little louder? Ma'am, what if we haven't faced this situation yet? Very good. I like the question. Okay, you can mute yourself, Rishabh. Thank you. Thank you for that question. First of all, what if we haven't faced the situation? बहुत ऑफ कोर्स पॉसिबल है. हो सकता है कि इंटरव्यूअर आपसे कुछ ऐसा पूछे जो आपने लाइफ में एक्सपीरियंस ही नहीं किया, तो फिर आप क्या करोगे? तब आप एक इमेजिनरी सिचुएशन बनाओगे अपने माइंड में. ठीक है? बट मैंने क्या बोला था? बेसिक रूल क्या है? नेवर लाई इन योर इंटरव्यू. सो यू टेल द इंटरव्यूअर और द हायरिंग मैनेजर, थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन सर, व्हाइल आई अप्रिशिएट इट, it's fortunate or unfortunate that I haven't experienced this situation before in my life. However, if I were to experience, तो इसका मतलब क्या है? मैं इंटरव्यूअर को ये बता रही हूँ, मैंने सर ये सिचुएशन तो अभी तक नहीं एक्सपीरियंस किया है, पर अगर मेरे लाइफ में ऐसा सिचुएशन आता तो मैं ऐसे रिएक्ट करती. लाइक दैट. गॉट इट ऋषभ? Yes, ma'am. यस. ओके. हाँ, तो अब इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा ये होता है कि तो आपकी ऑनेस्टी पता लग रही है, आपकी इंटेग्रिटी पता लग रही है, दैट यू आर एन ऑनेस्ट पर्सन, यू आर नॉट ट्राइंग टू फूल द इंटरव्यूअर. एक तो ये पता लगता है, और सेकंड क्या पता लगता है कि यू आर अ पॉजिटिव पर्सन. कि मैंने ये एक्सपीरियंस बेशक ना किया हो लाइफ में, बट मैं ऑलरेडी ये विजन लेके चल रही हूँ कि अगर लाइफ में कभी ऐसी सिचुएशन आ गई तो मैं क्या करूंगी. तो दैट मीन्स मेरी फॉरवर्ड थिंकिंग है. सो दो चीजें पता लगती है इससे, एक तो आपकी ऑनेस्टी और दूसरा आपकी फॉरवर्ड थिंकिंग, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. हर एम्प्लॉयर को ऐसा ही कैंडिडेट चाहिए होता है जो आगे का सोच सके.
फ्यूचर का सोच सके, ठीक है। और हमें इंटरव्यू में सिर्फ एक ही काम करना है, इंटरव्यूअर को इम्प्रेस, बस। आंसर्स टू इम्प्रेस द इंटरव्यूअर, ये एक बहुत हार्ड रियलिटी है, बट यही करना होता है हर इंटरव्यू में, ठीक है। सो डोंट फील सैड अबाउट कि अरे मैं क्यों इतना इम्प्रेस कर रही हूँ इंटरव्यूअर को, क्या जरूरत है बिकॉज वही आपको जॉब देने वाला है, ठीक है ना। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, ये मैंने कुछ कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस मैंने ऐड किए हैं यहाँ पर, ठीक है, जिसमें कि मैं आपको टिप्स एंड स्ट्रेटजीज बता रही हूँ बेसिकली कि आपको किस तरह आंसर करना चाहिए हर इंटरव्यू में। आप चाहे कोई भी मतलब आपका क्वालिफिकेशन चाहे कुछ भी हो, फॉर एग्जांपल आई एम अ टीचर, मैं इंग्लिश टीचर हूँ, ठीक है, और आप इंजीनियर्स हो, बहुत ही डिफरेंट प्रोफेशन है, बट irrespective of your profession, these are some of the questions that every interviewer asks. First, introduce yourself. Obviously, उनके पास आपका CV है, आपको उन्होंने शॉर्टलिस्ट किया है, तो डेफिनेटली वो आपके बारे में जानते हैं, बट they want to know it from you. They want to know from you who you are as a person. So, take this question as your opportunity to create an impression on the interviewer. And how do you do that? You basically summarize your CV. जो आपने CV में लिखा है वही आपको बोल देना है, and make sure कि आप अपने CV को 45 to 60 seconds में summarize कर पाओ, not longer than that. Why? There's a reason. The interviewer already has read your CV. Okay, so if you spend 5 minutes talking about your CV, he will sleep. He will be like, okay, अरे ये तो बहुत लंबा चल रहा है इसका ये introduce yourself का आंसर, मैं नहीं सुन सकता, और वो सो जाएगा. So don't do that. ठीक है, 45 to 60 seconds में आप अपने CV को summarize करो using the SEAT method. SEAT क्या है ये? What is SEAT? Skills, your educational qualification, okay, your sorry, not educational qualification, your experience. A stands for your academics, जो आपने पढ़ाई करी है, and T stands for the person who you are. ठीक है, तो स्किल्स बताओ, अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड बताओ, अपना वर्क एक्सपीरियंस बताओ या इंटर्नशिप एक्सपीरियंस, और अपने बारे में बताओ कि हाउ आई विल ऐड वैल्यू टू योर कंपनी, आप मुझे क्यों हायर करो, ये बताओ। तो इस तरह से अपना सीवी आप समराइज करो। और एक चीज हमेशा याद रखना, जब आप आंसर देते हो, व्हेन यू आर इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ and talking about your internship experience, always begin with the oldest experience and end with the recent experience, most recent, ठीक है। जो आपने 2016 में इंटर्नशिप करी वहां से शुरू करो और बढ़ते 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 तो 2020 की इंटर्नशिप एंड में बताओ। डोंट डू रिवर्स क्रोनोलॉजी, नेवर। एक मैं आपको ऑपोजिट बता देती हूँ, जब भी हम सीवी बनाते हैं, सीवी में ऑलवेज फॉलो रिवर्स क्रोनोलॉजी। Please take notes if you are. We always follow reverse chronology in a CV. इसका मतलब हम अपने सबसे पहले जो सबसे recent है वहां से शुरू करते हैं और end करते हैं सबसे oldest पे। बट जब हम आंसर करते हैं introduce yourself वाले क्वेश्चन का, तब हम क्या करते हैं, सबसे पुराने से शुरू करते हैं और सबसे नए पे खत्म करते हैं, उल्टा। You just have to reverse it. ठीक है? So this is how you introduce yourself. Summarize your CV basically, and in the end you can say something like जैसा मैंने लिखा है, and that's why I'm here today to learn more about this opportunity. जो भी आप बोलोगे end में आप ये sentence add कर सकते हो, that's why I'm here today to learn more about this opportunity, like this. ठीक है? Then there are questions like discuss your strengths and weaknesses. What are your strengths and weaknesses? Weakness में मैंने कई लोगों को सुना है ऐसा बोलते हुए, I don't have any weakness. ऐसा होता है क्या? किसी की कोई वीकनेस ही नहीं है, ऐसा नहीं होता। Nobody is a perfectionist. Okay, everyone has got one or the other weakness. So never say that I don't have any weakness. You can say something like, my weakness is that I am not very good at time management, but I have tried to work on it by using a calendar. तो वीकनेस को कैसे बताना है? ऐसे नहीं बताना कि अच्छा मुझ में ये कमी है, that's it, खत्म, full stop. No, मैंने उस कमी पे काम भी किया है, ये बताना है। तो उससे अगेन आपका एक ये दिख के आता है that you are a positive person, कि आपने ये नहीं, and use the star method to talk about your strengths. Again, जो star method अभी हमने किया वो आप यूज करिए to talk about your strengths.
स्ट्रेंथ्स को भी जब आप बताओ तो ऐसे नहीं आई हैव टीम वर्क, आई नो एमएस ऑफिस, आई नो पाइथन एंड आई एम वेरी गुड एट टाइम मैनेजमेंट, ऐसे नहीं। अपना कोई एक पास्ट एक्सपीरियंस लो और उसके थ्रू अपनी स्ट्रेंथ्स बताओ यूजिंग द स्टार मेथड। देन as the next question, as I already told you, why do you want this job, जो भी हमने पहले किया, why do you want to work with us, तो उसका यही आंसर है जो मैंने अभी आपको लास्ट में दिया था स्टार मेथड यूज करके, ठीक है। और आप इसमें अपने पैशन को ना मेक श्योर करना, आप बहुत पैशनेट साउंड करो व्हेन यू आंसर why do you want to work with us, इसमें you should sound very passionate and again use the star method to talk about your experience, ठीक है। You can also since you have gone through the company's website, आप obviously जॉब इंटरव्यू में आने से पहले तो वेबसाइट, कंपनी की वेबसाइट देख के पढ़ के आओगे, कंपनी के बारे में रिसर्च करके आओगे ना। So also try to look what challenges is the company facing, कंपनी को क्या चैलेंज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर कंपनी को ये चैलेंज हो रहा है कि उनको कोई प्रोजेक्ट मिल नहीं रहा है, एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है जो उनको मिल नहीं रहा है और आपको ये किसी तरह से पता लग जाता है वेबसाइट के जरिए या उस कंपनी में आपका कोई फ्रेंड काम करता है और आपसे वो शेयर करे, तो आप इस चीज को भी यूज कर सकते हो अपने आंसर में और आप ये बोल सकते हो दैट सर आई हैव द नेसेसरी स्किल सेट फॉर द कंपनी टू एक्वायर दिस प्रोजेक्ट। मैं अपने स्किल सेट से मेक श्योर कर सकता हूँ कि कंपनी को ये प्रोजेक्ट मिले, लाइक दैट। दिस इज जस्ट एन आइडिया आई एम गिविंग यू। देयर आर मेनी वेज टू आंसर वन क्वेश्चन बट दिस इज जस्ट वन ऑफ द वेज। And the last question which is commonly asked is where do you see yourself in 5 years? ये हर एम्प्लॉयर पूछता है, मुझसे भी पूछा है और बहुत स्पेसिफिक होना पड़ता है आपको, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन में ना कभी भी ऐसे आंसर मत देना कि सर 5 साल में मैं अपने आप को सीईओ की तरह देखता हूँ, कंपनी के सीईओ की तरह, बहुत ही अनरियलिस्टिक ठीक है, इट्स वेरी अनरियलिस्टिक। मतलब इट इज गुड दैट यू आर वेरी एम्बिशियस होने में और अनरियलिस्टिक होने में डिफरेंस होता है। तो मेंशन रियलिस्टिक एम्बिशंस, ठीक है। ऐसा कुछ मेंशन मत कर दीजिएगा जो कि बिल्कुल ही पॉसिबल ही नहीं है अचीव करना, मुझे सीईओ बनना है सर 5 साल में, नो दैट्स नॉट पॉसिबल। सो मेंशन समथिंग लाइक सर इन 5 years आई सी माई सेल्फ लीडिंग द टीम, आई सी माई सेल्फ एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर। ये इस तरह के स्पेसिफिक वर्ड्स आप यूज करो, ठीक है। यस, कोई कुछ कह रहा है, आई गेस इज who is this who has just unmuted himself or herself? Okay, nobody. So whenever you want to say please raise your hand क्योंकि मुझे पता लग जाएगा फिर कि कौन बोलना चाह रहा है। ओके हाँ, तो as I was saying कि आप specific words use करो like sir in 5 years I see myself as a project manager, I see myself leading the finance team। मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ सिर्फ, ठीक है। जो भी आपका फील्ड स्पेसिफिक जॉब रोल्स होते हैं, आप फील्ड स्पेसिफिक जो जॉब रोल्स होते हैं आप वो मेंशन करो इसमें, इस आंसर में। एंड लास्ट में ना मैं आपको एक बहुत ही अच्छा तरीका बताती हूँ इस आंसर को एंड करने का। इस आंसर को आप ऐसे एंड करो, सर डू यू थिंक योर कंपनी कैन हेल्प मी अचीव दैट। उनसे क्वेश्चन पूछो, काउंटर क्वेश्चन, बहुत अच्छा इंप्रेशन क्रिएट होता है, मैंने किया है क्योंकि ऐसा। सर डू यू थिंक योर कंपनी कैन हेल्प मी अचीव दैट, लाइक दैट। और कॉन्फिडेंटली बोलना इससे, क्योंकि इससे क्या दिखेगा, आप सिर्फ ये नहीं बता रहे हो कि मुझे 5 साल में मैं प्रोजेक्ट मैनेजर बनना चाहती हूँ, आप उनसे पूछ रहे हो कि क्या आपकी कंपनी में मुझे इतनी अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि मैं 5 साल में प्रोजेक्ट मैनेजर बन सकूं, लाइक दैट। तो आप उनके वैल्यूज को क्वेश्चन कर रहे हो, समझ रहे हो। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अभी तक कुछ अलग, कुछ डिफरेंस आप लोगों को दिखा? अभी तक जितना भी मैंने बताया उसमें लगा कि हाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिले हैं मुझे? यस मैम। ओके, थैंक यू सो मच रितेश एंड आई होप बाकियों को भी ऐसा लगा हो कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिले हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, सिचुएशनल क्वेश्चंस। मैंने आपको पहले भी बताया था कि एन इंटरव्यू इज नॉट जस्ट अबाउट टेक्निकल क्वेश्चंस। एम्प्लॉयर सिर्फ आपके स्किल सेट में इंटरेस्टेड नहीं है, एम्प्लॉयर आल्सो वांट्स टू नो कि अगर हम इस कैंडिडेट को एक टफ सिचुएशन में डाल देंगे तो ये कैसे एक्ट करेगा, ये संभाल पाएगा कि नहीं। तो इस कैसे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको इंटरव्यू में? हैव यू एवर हैड टू कंप्लीट अ टास्क विद टाइम क्रंच? टाइम क्रंच का मतलब होता है जब समय की पाबंदी है, समय कम है और काम बहुत बड़ा करना है, तो क्या आप
आपके साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कभी कि आपको कम समय में एक बहुत बड़ा टास्क अचीव करना हो? वो आपसे पूछेंगे ऐसा। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना है, आपको अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के बारे में बताना है, ठीक है, कि आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं। और इसको ऐसे मत बोलना, यस सर आई हैव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स सो आई एम एबल टू कंप्लीट माय टास्क विद इन टाइम, ऐसे मत बोलना। इन टाइप के क्वेश्चंस के लिए, सिचुएशनल क्वेश्चंस के लिए हमेशा अपने पास्ट एक्सपीरियंस पे जाना कि सर मैं कॉलेज में था, मतलब व्हेन आई वाज इन कॉलेज I was interning at ABC company and I had to complete a task within 2 hours. However, the software that I was working on, it was a new software for me. I did not have enough knowledge about that software. But I still had to complete my task within 2 hours. So I took responsibility for this. I saw videos online about that software. I learned about that software. And then, तो आप लोग नोटिस करो, अभी जो मैं आंसर दे रही हूँ ना, वो मैं स्टार मेथड यूज कर रही हूँ। सारे क्वेश्चंस में मैं स्टार मेथड ही यूज कर रही हूँ। आप लोग ये नोटिस करना जिस तरह मैं आंसर दे रही हूँ। So anyway, going back, so I researched about the software online. I watched some videos online, learned about the software, and then I got back to my work. I took help from my colleagues and seniors at office who guided me on how to carry out this task, and in the end I was able to complete the task even before the deadline. That's it. हो गया आपका आंसर, ठीक है? तो प्लीज मेक श्योर कि बहुत स्पेसिफिक आंसर होना चाहिए, कहानी नहीं बनानी है, बहुत स्पेसिफिक और शॉर्ट, क्रिस्प, एकदम क्रिस्प आंसर। क्योंकि जो लोग बहुत कहानियां बना के बोलते हैं ना, वो इंटरव्यूअर को पता लग जाता है कि ये झूठ बोल रहा है। और जो लोग बहुत स्पेसिफिक आंसर देते हैं, द इंटरव्यू विल नो दैट ओ दिस पर्सन इज आंसरिंग ऑनेस्टली, इसको एक्चुअल में ये एक्सपीरियंस हुआ है। और जैसा कि मुझसे ऋषभ ने पूछा था, मैम अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको वही करना है, इमेजिन करना है आपको कि अगर मुझे ऐसा एक्सपीरियंस हुआ तो मैं कैसे करूंगा, ठीक है? फिर सम ऑफ द नेक्स्ट क्वेश्चंस आर डिस्क्राइब अ टाइम व्हेन यू फेल्ड। आपसे फेलियर के बारे में भी पूछेंगे वो, कि अगर आप कभी फेल हो गए, फेल तो हर कोई हो सकता है, कोई भी परफेक्ट तो नहीं है, तो आप कैसे उस फेलियर से बाहर निकलते हो। तो इस आंसर में आपको अपनी विलिंगनेस दिखानी है कि इवन इफ आई फेल्ड, आई वाज विलिंग टू वर्क ऑन माय फेलियर एंड इंप्रूव एंड ओवरकम माय चैलेंजेस। यू हैव टू डेमोन्स्ट्रेट योर ग्रोथ माइंडसेट कि मैं ग्रो करना चाहता हूँ, मेरा वैसा माइंडसेट है। इवन इफ मैं फेल हो गया, मैं उसको अपने दिल पे नहीं लेता हूँ। आई जस्ट I work on my weaknesses and I grow as a person. Then how do you deal with conflict within a team? कई बार ऐसा होता है, इवन इंटर्नशिप्स में या हमारे कॉलेज में कितने ग्रुप प्रोजेक्ट्स रहे होते हैं। आई एम श्योर आप लोगों ने सबने ग्रुप प्रोजेक्ट्स में काम किया होगा। ग्रुप प्रोजेक्ट्स में सबसे बड़ा चैलेंज जो आता है कॉन्फ्लिक्ट, टीम मेंबर्स का आपस में थिंकिंग मैच नहीं होता। सो आप अपने ग्रुप प्रोजेक्ट्स, कॉलेज प्रोजेक्ट्स के एक्सपीरियंसेस के बारे में बात कर सकते हो इस क्वेश्चन में। दैट सर there was a time in college where I was a part of a group project and we had a conflict regarding the roles that each person would get. What I did in that situation was I sat everyone down and I assigned individual tasks to each and everyone in my group, and I gave them a deadline on when that task should be completed. This is how I took responsibility and we were able to achieve a fantastic result. Like that, very specific. ठीक है? तो अभी तक किसी को कोई क्वेश्चन? Okay, I assume nobody has any question. Let's move on to digital presence. Digital presence का क्या मतलब है? मैंने अभी आप लोगों से पूछा था, स्टार्टिंग में पूछा था LinkedIn प्रोफाइल के बारे में, and I told you that I will come back to this LinkedIn profile later on in the webinar. तो अभी वो टाइम है। क्या है ये डिजिटल प्रेजेंस? क्या होता है? आज के टाइम में एवरी एम्प्लॉयर इज रिक्रूटिंग कैंडिडेट्स ऑनलाइन। वो अपनी कंपनी के वेबसाइट पे या तो वैकेंसी निकालेंगे, या तो ये जो जॉब पोर्टल्स होते हैं ना,
लाइक लिंक्डइन, इंडीड, नौकरी, आप लोगों को ये सब पता होंगे सारे वेबसाइट्स के बारे में. आई एम श्योर यू आर ऑल यंग पीपल. सो इन जॉब पोर्टल्स पे कंपनीज अपनी वैकेंसीज निकालती हैं. ठीक है, तो ऐसे में इफ यू हैव एन ऑनलाइन प्रेजेंस, तो उससे क्या होगा, द कंपनी अदर देन योर सीवी, द कंपनी विल हैव समथिंग टू लुक एट. कई बार कंपनीज ना कैंडिडेट्स को सिर्फ सीवी के बेसिस पे शॉर्टलिस्ट नहीं करती है, वो ये भी देखते हैं कि अच्छा इसका लिंक्डइन पे प्रोफाइल है क्या, अगर है तो कैसा प्रोफाइल बनाया है इसने, इसका ये किस तरह के पोस्ट डालता है लिंक्डइन पे. अगर आप लोग फॉर एग्जांपल अगर आप लोग बहुत पॉलिटिकल पोस्ट्स डालते हो कि अच्छा आर्टिकल 370 पे आपने पोस्ट डाल दिया, आप इंजीनियर हो बट आप बीजेपी और कांग्रेस की बातें कर रहे हो अपने लिंक्डइन में, इट्स नॉट गोइंग टू लीव अ गुड इंप्रेशन. डोंट डू दैट. अपने लिंक्डइन प्रोफाइल को इंस्टाग्राम मत बनने दो, ओके, एंड कीप इट एज प्रोफेशनल एज पॉसिबल. ऑलवेज हैव एन अप टू डेट सीवी ऑन योर लिंक्डइन प्रोफाइल. और लिंक्डइन प्रोफाइल पे जितना हो सके एंगेज करो. आप लोग एंगेज करने का क्या मतलब है, तो है उसका मतलब है पोस्ट करो, अपना इंडस्ट्री स्पेसिफिक कंटेंट पोस्ट करो. अब आप लोग अगर सिविल इंजीनियर हो, मैकेनिकल इंजीनियर हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, व्हाटएवर इंजीनियर यू आर, टाइप ऑफ इंजीनियर, उस अपने प्रोफेशन से रिलेटेड, अपने करियर से रिलेटेड आप पोस्ट डालो. या अगर कुछ मार्केट में नया कोई प्रोडक्ट आया है तो उसके ऊपर आप कमेंट करो. तो इससे क्या है, बेसिकली व्हेन यू एंगेज in online interaction, when you interact online, everything is displayed on your profile, and this will show the interviewer that okay, this boy or this girl, he is very passionate about his career, क्योंकि इसने तो लिंक्डइन पे काफी अच्छा एंगेजमेंट रखा है अपना. ठीक है, और लिंक्डइन पे भी आप लोग रेफरेंसेस ले सकते हो. बाय द वे, आई होप आप लोगों को ये बात पता है कि आप किसी को बोल सकते हो, किसी को मतलब एट इंटर्नशिप्स आपके जो भी सुपीरियर्स या सीनियर्स रहे होंगे, आप उनसे एंडोर्स करवा सकते हो अपना लिंक्डइन प्रोफाइल. आप उनको बोल सकते हो कि मैम प्लीज गिव मी अ रिकमेंडेशन ऑन माय लिंक्डइन प्रोफाइल, प्लीज राइट अ फ्यू वर्ड्स फॉर मी मैम और सर. तो इससे क्या होगा कि जब रिक्रूटर आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल देखेगा तो उसको दिखेगा कि ओ वाओ, ही हैज रेफरेंसेस आल्सो, सो दैट मींस ये काफी अच्छा कैंडिडेट है. डिजिटल प्रेजेंस के थ्रू व्हाट वी डू इज वी ट्राई टू स्टैंड आउट. अब आप में से आई थिंक 10 स्टूडेंट्स हैव लिंक्डइन प्रोफाइल और इंडीड प्रोफाइल, बट बाकी के जो 10 लोग हैं उन्होंने कोई आंसर नहीं दिया, तो आई एम अज्यूमिंग कि उनका अभी तक कोई भी ऑनलाइन पोर्टफोलियो नहीं बना हुआ है. तो अब मैं आपको बता देती हूँ, अगर मैं रिक्रूटर होती तो जिन 10 स्टूडेंट्स का लिंक्डइन या इंडीड पे प्रोफाइल है, मैं उनको पहले प्रेफर करती, और जिनका नहीं है मैं उनका सिर्फ सीवी पढ़ती, और अनलेस उनके सीवी में कुछ बहुत ही अट्रैक्टिव लिखा हुआ है, मैं उनको शॉर्टलिस्ट नहीं करती. ठीक है, सो वेरी इंपॉर्टेंट. और लिंक्डइन से या इंडीड से आपको ना ये भी पता लगता रहेगा कि कहाँ पे कौन सी कंपनी में वैकेंसीज निकली है. ठीक है, आपको और अपने इंडस्ट्री ट्रेंड्स जिसको बोलते हैं कि आपकी इंडस्ट्री में क्या अभी ट्रेंडिंग चल रहा है, आपको ये भी पता रहेगा. कोई ऐसा सॉफ्टवेयर जो मार्केट में अभी बहुत रिक्वायर्ड है, हर कंपनी वो सॉफ्टवेयर मांग रही है, चाहती है कैंडिडेट के पास वो नॉलेज हो, स्किल सेट हो, ये सब आपको लिंक्डइन और इंडीड से ही पता लग सकता है, ऐसे नहीं पता लगेगा इंस्टाग्राम पे. ओके, सो प्लीज इंस्टाग्राम तो चलाइए बट लिंक्डइन भी इक्वली चलाइए. ओके, एंड मूविंग ऑन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई वांट टू टेल यू, even if you have all the skill set, technical, you are able to answer behavioral questions, everything will go down the drain unless you have a proper body language. Okay, इंटरव्यू में जब आप बैठे हो, आपको ये मेक श्योर करना है कि आपका बॉडी लैंग्वेज बहुत कॉन्फिडेंट हो, बिकॉज सीवी में तो ऑफ कोर्स द इंटरव्यूअर कैन नॉट सी यू, राइट? He cannot see, okay, what this person looks like or how this person conducts himself or herself. He can't do that. But when you are shortlisted for an interview, when you get shortlisted for an interview, what does that mean? It means that the interviewer is interested to know you. So this is the right moment when you create an impression, when you create a mark. How do you do that? Through your body language and grooming. सबसे पहले ऐसा करते हैं, लेट्स मूव टू ग्रूमिंग. बहुत इंपॉर्टेंट है, आई थिंक ग्रूमिंग ज्यादा जरूरी है. पहले अगर आप वेल ड्रेस्ड नहीं हो तो फर्स्ट इंप्रेशन वहीं पे खत्म हो जाएगा. ठीक है, सो एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन,
this is how you should be groomed. If you're a man, wear trousers, shirt, a light colored shirt, dark trousers. If you want, you could also wear a tie and a blazer. Wear dark shoes, dark colored shoes like black or tan. Okay? Your hair should be well kept. ऐसे नहीं कि आपने हेयर कोम भी नहीं किया इंटरव्यू के दिन. अपने अपीयरेंस पे बहुत ध्यान देना. ठीक है? This is my tip to you. A very good tip. You should definitely work or pay attention to how you look on the day of your interview. Yes, Ritesh? मैम पूछना था कि बियर्ड वगैरह भी मतलब रखना चाहिए, क्लीन शेव ऐसा कुछ? हाँ, clean shave would be the best. But if you want, you can keep a stubble. But clean shave is the most preferred look. क्योंकि yes, sir. बट क्लीन शेव में अच्छा नहीं लगता है फिर उसका मैम. हाँ, so then just keep a stubble. That's what I said, na? Light beard. Stubble is basically light beard. So you can keep that. If you don't like a clean shave appearance on yourself, I understand. Then keep a light beard, but don't grow a full beard and appear for an interview. That does not look professional at all. Okay? And please wear the right fit of clothes. Do not wear loosely fitted clothes or too tight clothes. Don't do that as well. It does not look appealing, visually appealing. अपने clothes को iron करना मत भूलिएगा, ठीक है? किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा कि आप imagine करो आप enter कर रहे हो interview room में और आपको first look जैसे ही वो देख रहा है interviewer, उसको दिख रहा है कि your shirt is not ironed. What kind of an impression it will have? Very bad. You basically when you don't work on your grooming, उससे क्या impression पड़ता है interview पे? You are not serious about the interview. ठीक है? Simple, one line answer देती हूँ मैं आपको. You are not serious about the interview. You are not serious about this job. That's the kind of impression it gives to the interviewer. So make sure to tell the interviewer even without words. आप लोग अपने जो भी certificates हैं, documents हैं, CV है, CV का printout हमेशा होना चाहिए आपके पास. Up to date CV, 2 साल पुराना CV का printout प्लीज मत लीजिएगा. That is not going to serve any purpose. So up to date CV का printout and all your relevant certificates in a folder. It should be in a proper folder. ऐसे हाथ में loosely नहीं लेके आना है, folder में रखना है. Now going back to body language. Grooming तो अब आपका हो गया if कि properly अपने hair को आप comb करना, ठीक है? Now moving on to body language. When you have finally appeared and now you are sitting in that interview, sitting in that chair, you are ready to give answers. Throughout the interview आपको क्या करना है? Body language पे बहुत ध्यान देना है. Body language, अब आज जैसे कि you can see this image, this girl on the left, she is slouching. Slouching का मतलब क्या है? झुक के, अपने कंधे ऐसे झुका के बैठी है वो. जब हम अपने कंधे झुका के बैठते हैं ना, तो उससे ये इंप्रेशन जाता है कि हम कॉन्फिडेंट नहीं है. ओके? तो हमें ऐसा इंप्रेशन नहीं देना है, क्योंकि अगर आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो आपको कोई क्यों ही हायर करेगा, राइट? तो इसीलिए हमें हमेशा स्ट्रेट बैठना है, अपराइट. डू नॉट स्लाउच. एकदम स्ट्रेट बैठो, अपनी बैक को स्ट्रेट रखो, अपने हेड को स्ट्रेट रखो और ऐसे ऊपर मत देखो, नीचे मत देखो, सामने. जस्ट लुक एट द इंटरव्यूअर एंड आई कांटेक्ट मेंटेन करना बहुत. बट फॉर मी द कैमरा इज माय ऑडियंस, so I'm maintaining eye contact with the camera, right? So do that and don't shake your legs. बहुत लोग मैंने मतलब सुना है ऐसा करते हैं, उनको जब नर्वसनेस होती है तो उनके पैर ऊपर नीचे कांपते रहते हैं. Don't do that. Don't tap the table. ये कुछ ऐसे चीजें हैं जो जब आप करते हो तो उससे इंटरव्यूअर को पता लगता है कि अरे ये बहुत नर्वस है, ये तो बहुत कैंडिडेट. हैंड मूवमेंट कम करिए, क्योंकि क्या होता है, हैंड मूवमेंट causes distraction. आपके हैंड्स पे ज्यादा नजर जाएगी इंटरव्यूअर की, ठीक है? आपकी हैंड मूवमेंट पे ज्यादा नजर जाएगी तो वो फोकस नहीं कर पाएंगे आपके आंसर पे. सो ट्राई नॉट टू मूव योर हैंड्स टू मच. जैसे अभी मैं भी थ्रू आउट द वेबिनार माय palms were on my knees. I was not moving too much. So try to do that, but don't sit एकदम like a robot. Don't do that. Please do not sound robotic when you are giving answers. Okay? आप लोग try to pause whenever you get a question. Pause for a little while and then speak your answer. ये नहीं कि question आते ही okay, hi Sahil, it's nice to meet you. Could you please introduce yourself? और आप एकदम से शुरू हो गए. Don't do that. ठीक है? Pause for a little while.
थोड़ा सा प्रोसेस योर थॉट्स एंड देन से द आंसर एंड स्पीक एट अ नेचुरल पेस. बहुत जल्दी भी नहीं बोलना है अपना आंसर, बहुत फास्ट नहीं बोलना, बहुत स्लो नहीं बोलना, नेचुरल पेस पे बोलना है. और इंटरव्यूअर के क्वेश्चन को प्रॉपर पहले समझो और उसके बाद उसका आंसर करो. कई बार हम इतने नर्वस होते हैं कि हम इंटरव्यूअर का क्वेश्चन समझना ही भूल जाते हैं. हमें क्वेश्चन कुछ और समझ आया है, वो पूछ कुछ और रहा है. ठीक है, डोंट डू दैट. इट क्रिएट्स एन इंप्रेशन, नेगेटिव इंप्रेशन. सो डोंट डू दैट. अभी तक any doubts, any questions or concerns if you have, please raise your hand and ask me. I would really love to answer your questions. मैम हेलो. Yes, Ravi, I can hear you. मैम अगर मैं रुक रुक के बोलता हूँ तो उसमें कोई प्रॉब्लम हो सकती है क्या? Very good question. आई थिंक होता है ऐसा. Yes, I'll answer your question now. साउंड निकालो. Okay, so to answer your question, Ravi, it is very common to pause a lot while answering. Very common it is, and it is normal also. इंटरव्यूअर को भी पता है कि आपको थोड़ा बहुत तो नर्वसनेस होगा ही इंटरव्यू का, चाहे आप कितने भी कॉन्फिडेंटली रूम में आपने स्टेप इन किया है, बट थोड़ी इनिशियल नर्वसनेस तो सभी को होती है. सो यू कैन पॉज, आप रुक रुक के बोल सकते हो, बट द थिंग्स दैट यू शुड अवॉइड आर looking up like this, saying words like sir, so like don't do that. ठीक है, जब आप even when you are pausing ना, तो make sure आप इंटरव्यूअर को ये दिखा रहे हो कि it's a natural pause, it's my natural way of speaking. ठीक है, बिकॉज इंटरव्यूअर ऑल्सो नोज कि जैसे ही उन्होंने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा, आपको ऑफ कोर्स थोड़ा टाइम लगेगा उस क्वेश्चन को आंसर करने में, उसके बारे में सोचने में, अपने थॉट्स को कलेक्ट करने में टाइम लगेगा. तो दे अंडरस्टैंड, दे आर नॉट गोइंग टू जज यू कि ये कितना पॉज कर रहा है, रुक रुक के बोल रहा है. बट जब आप बोल रहे हो तो ऐसे ऊपर और साइड में मत देखो, इंटरव्यूअर को देखो. ठीक है, एंड कोशिश ये करो कि इंटरव्यू से पहले ऑलवेज प्रैक्टिस इन फ्रंट ऑफ अ मिरर. ओके रवि, इफ रवि और एनी वन ऑफ यू आर underconfident about your spoken English, please practice in front of a mirror. All these questions that I've discussed today in the webinar, practice the answers to these questions in front of a mirror, and you will definitely see the change in your confidence on the day of the interview. ऐसा हो ही नहीं सकता है कि अगर आपने मिरर के आगे 2-4 बार प्रैक्टिस किया इंटरव्यू से पहले, उसके बाद भी आपको उतना ही नर्वस फील हो रहा है जितना आपको नहीं होता अगर आप मिरर के आगे प्रैक्टिस नहीं करते. दैट इज नॉट पॉसिबल. सो ऑलवेज प्रैक्टिस बिफोर द एक्चुअल डे ऑफ द इंटरव्यू. ऐसे नहीं कि उठ के चले गए आप बस इंटरव्यू वाले दिन. डोंट डू दैट. वो उससे क्या शो होगा कि आप बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो. ओवर कॉन्फिडेंस भी अच्छी चीज नहीं है. ठीक है, we are not able to articulate our thoughts and express ourselves. होता है ऐसा. It's very natural because English बहुत लोगों की फर्स्ट लैंग्वेज नहीं होती है ना. हम लोग हिंदी में बात करते हैं या कोई और रीजनल भाषा में बात करते हैं अपने घर में. तो इंग्लिश क्योंकि हमारी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, इसीलिए हमें थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंस महसूस होता है इंग्लिश में बात करते हैं. तो ऐसे में आपको ये समझना बहुत जरूरी है दैट English definitely is required in interviews. You will be expected to answer all the questions in English. Having said that, it does not mean if your English is not good, you will not get the job. ऐसा नहीं होता. Okay? बहुत लोग हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज में काम करते हैं, उनकी इंग्लिश कोई बहुत एडवांस लेवल नहीं होती है, बट वो फिर भी उस बड़ी कंपनी में, गूगल में, L&T टाइप की कंपनीज में वो जॉब कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट में. तो इंग्लिश इज नॉट द एंड ऑफ एवरीथिंग. ओके, even if you're underconfident about your English, just tell yourself that the more I practice, the better I will become. Okay? But what I would like to tell you all is that if you want to, right now, you have the opportunity to take a placement test that our company offers. Okay? And through that placement test, आप confidence gain कर सकते हो कि आपकी इंग्लिश अच्छी है, कितनी है, आप कहाँ stand करते हो. You can do all of that through this placement test. I'm going to play a video, and this video will tell you how to give that placement test. I will be sending a link for that placement test on WhatsApp group right now. और मेरी आपसे सभी से ये रिक्वेस्ट है
if you liked today's webinar and you want to know your proficiency in English, आपकी English कितनी अच्छी है, तो आप प्लीज ये प्लेसमेंट टेस्ट लो. इस प्लेसमेंट टेस्ट को आपको लेने में सिर्फ 10 मिनट्स लगेंगे. इट विल ओनली टेक 10 मिनट्स ऑफ योर टाइम, 10 to 15 minutes at max to take this placement test. But what will be the benefit? You will know before your interview, you will already know कि मेरी English कहाँ stand करती है. And once you know where do you stand in terms of your English proficiency, you will be able to work on the right areas. Okay? कई लोगों को होता है वो लोग बहुत ही ज्यादा रुक रुक के बोलते हैं. कई लोगों का वीक पॉइंट होता है वो आई कांटेक्ट नहीं कर पाते. कई लोगों का वीक पॉइंट होता है उनको वोकैबुलरी नहीं आती. तो ये सारी चीजें आपको ये प्लेसमेंट टेस्ट के थ्रू पता लगेगी. सो आई एम गोइंग टू सेंड यू द लिंक फॉर दैट प्लेसमेंट टेस्ट in the group right now, and you can, while being in this webinar, sorry, I'm sorry, Ma'am, actually I'm not in that group. you are not in the group. Okay, so then let me paste this here, no worries. I'll paste the link here in the chat box. I'm sure आप सभी को link receive हो गया होगा. Please click on this link right now and take the placement test. मैं WhatsApp ग्रुप में भी ये लिंक पेस्ट कर रही हूँ. Before you see on your screen, when you click the link, आपको स्क्रीन कुछ ऐसी दिखेगी. आपको वो चेक बॉक्स को क्लिक करना है. I agree to the terms. Then you have to click on start test. आपका टेस्ट शुरू हो जाएगा. 10 मिनट्स का टेस्ट है ये,